आ रही है। मैं विश्वविद्यालय शाखा नाट्य का रस करने वाले लोग आज हम बीए पाठशाला में नाट्य के विषय पर प्रमुख राज व्यवस्था सेंट्रल प्रोटोकॉल सिस्टम में जापान के सम्राट की शक्ति और अधिकार के बारे में करेंगे। जैसा कि विदित है कि वर्तमान समय में अधिकांश राष्ट्रों में राजा महारानी का समाप्त हो चुका है, लेकिन जापान में, ब्रिटेन में आज भी राजा का पद बना हुआ है, अर्थात राष्ट्रपति के साथ साथ लोकतंत्र को अपनाया जाता है। जापान का सम्राट का पद बहुत प्राचीन पद माना जाता है और जापान के लोग इस बात पर बहुत अधिक गर्व करते हैं कि उनका प्राचीन पद राजतंत्र है। लेकिन ब्रिटिश संविधान के कारण जापान के संविधान के द्वारा भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता होती है कि कार्यपालिका के दो प्रकार के प्रधान होते हैं, एक वास्तविक प्रधान होता है और दूसरा नामात्र प्रधान या औपचारिक प्रधान होता है। अर्थात सैद्धांतिक दृष्टि से जिन शक्ति को सम्राट में नियुक्त किया जाता है, सम्राट का शक्ति का प्रयोग किया जाता है, बल्कि शक्ति का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। इसलिए देश का जो प्रधानमंत्री होता है और उसका जो मंत्री होता है वह वास्तविक कार्यक्रम होता है और सम्राट एक संवैधानिक प्रधान के रूप में काम करता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में काम करता है। अर्थात उसे ऐसा कोई कार्य नहीं करना होता है जिस कार्य को करने के लिए उसे अपने व्यक्तिगत विवेक के प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती हो, अर्थात अपने पसंद के आधार पर किसी प्रकार के कार्य करने की उसे अनुमति प्राप्त है। लेकिन लेकिन वास्तविक शासन क्षेत्र में संपूर्ण जो डिसीजन होते थे, निर्णय होते थे, वो कभी के पावर सम्राट का नहीं माना जाता था। इसलिए निजी संविधान के तहत जिस काशी सम्राट की जो स्थिति प्रदान थी, लेकिन जिस संविधान को 1947 लागू किया गया, जिस आप सोवियत संविधान के नाम से जानते हैं, इस सोवियत संविधान के माध्यम से प्राचीन सम्राट की स्थिति को बहुत अधिक नितांत परिवर्तित कर दिया गया। आज सम्राट केवल एक औपचारिक प्रधान के रूप में काम करता है, एक संसद के रूप में काम करता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में काम करता है। अर्थात मुझे मंत्रिमंडल की सभा के अनुसार काम करना होता है, उसके परामर्श के अनुसार काम करना होता है, उससे ऐसा किसी प्रकार के कार्य करने के लिए सम्राट अधिकार नहीं होता है। कहने लगे था कि सम्राट पदाधिकारी जो व्यक्ति होते हैं वे सभी उत्तराधिकारी के रूप में अपने पद को प्राप्त करते हैं, अर्थात एक राजा के जन्म के बाद उसके सबसे बड़े पद को उसका उत्तराधिकारी बनाया जाता है। लेकिन ये भी परंपरा नहीं कि जब एक राजा के जन्म के बाद, उसकी मृत्यु के बाद, जब उसके ज्येष्ठ पुत्र को सबसे बड़े पद को उत्तराधिकारी बनाया जाता था, उसके लिए सामाजिक समारोह का किया जाता। इसी प्रकार की परंपरा है, इसी प्रकार की व्यवस्था है। तो सम्राट, जापान का सम्राट भी उत्तराधिकार का पद को प्राप्त करता है, अर्थात एक राजा के जन्म के बाद उसके सबसे बड़े पुत्र को उसका उत्तराधिकारी बनाया जाता है। लेकिन जिन राजा के पुत्र नहीं होते हैं उनकी पुत्री को उनका उत्तराधिकारी बनाया जाता है, लेकिन जो राजा संतान नहीं होते हैं उनके लिए रिजेंट जो राज्य जो आदेश जारी किए जाते हैं वो जापान की डायरेक्ट द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं। अर्थात उत्तराधिकार के लिए अंतिम रूप से अनुमति जो प्राप्त होती है वो जापान की डायरेक्ट द्वारा प्रदान की जाती है। जापान की डायरेक्ट होती है कि देश की स्थापिका होती है, देश की संसद होती है। जिस प्रकार से ब्रिटेन के केंद्रीय प्रधान को संसद के नाम से संबोधित किया जाता है, जिस प्रकार से स्वीडन के संघीय सभा को संबोधित किया जाता है, उसी प्रकार से जापान का जो पार्लियामेंट होती है, जापान की जो संसद होती है, व्यवस्थापिका होती है, उसे डायरेक्ट नाम से संबोधित किया जाता है। अर्थात उत्तराधिकारी के रूप में जापान की डायरेक्ट द्वारा जिस उत्तराधिकारी को नियुक्त किया जाता है उसका अनुमोदन डायरेक्ट द्वारा किया जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि रिजेंट क्या था, जापान के डायरेक्ट द्वारा कार्य किया जाता है। लेकिन आज हम बात करते हैं कि इस सोवियत संविधान के द्वारा सम्राट के पास कौन से अधिकार हो सकते हैं बनाने के लिए, तो सबसे पहले बात करते हैं यद्यपि जापान के सम्राट को इस प्रकार के वास्तविक अधिकार शक्तियां दी गई है, वो केवल सलाह दे सकता है, वो केवल परामर्श दे सकता है, लेकिन उसको मानना नहीं मानना ये मंत्री की शिक्षा पर डिपेंड करता है। वह ब्रिटिश सम्राट की भांति वह अपने कैबिनेट के सदस्य को, मंत्री सदस्य को न तो प्रोत्साहित कर सकता है, न मोटिवेट कर सकता है, न धमकी दे सकता है, न चेतावनी दे सकता है, इवन वह मंत्री को अपराध से नहीं कर सकता है। ये सब कार्य जो कार्य करते हैं, इस कार्य जो काम किए जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं जापान के सम्राट के जो प्रमुख अधिकार हो सकते हैं, उनका वर्णन अभिधान के रूप में किया जा सकता है। पहले अधिकार की बात करते हैं नियुक्त करने का अधिकार।
पावर ऑफ अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। जहां तक नियुक्ति के संबंध में अगर बात की जाती है तो ब्रिटिश सम्राट की भाभी जापान में भी सम्राट के द्वारा देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। यद्यपि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, उसे पद और शपथ दिलाना, यह सम्राट के लिए औपचारिक कार्य माना जाता है। यह सब प्रकार के कार्य उसे अपने व्यक्तिगत विवेक के आधार पर नहीं करने होते हैं, अर्थात प्रधानमंत्री पद पर वह अपने पसंद के आधार पर किसी अपने पसंद के अनुसार किसी जापान के डायरेक्ट सदस्य के लिए उसे अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता है, उसे नियुक्त नहीं कर सकता है। ये कार्य उसे जापान के डायरेक्ट के द्वारा अपने सदस्य को ही प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने का आमंत्रित करता है, उसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। तो कहने में देखा कि भले ही सरकार की ओर से जापान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है, लेकिन ये केवल एक औपचारिक कार्य होता है, केवल औपचारिकता होती है। प्रधानमंत्री पद के लिए केवल उसी व्यक्ति की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है जिस व्यक्ति को डाइट के द्वारा मनोनीत किया गया है। अर्थात नवनिर्वाचित डाइट के बाद जब प्रतिनिधि सभा के सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री को चयन किया जाता है, वह डाइट के परामर्श के साथ ही करना होता है। कई बार जब प्रधानमंत्री पद को लेकर के जापान की डाइट के निम्न सदन और विदेश सदन प्रतिनिधि सभा सदन में कोई गतिरोध होता है, अगर कोई मतभेद होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा के द्वारा मनोनीत व्यक्ति को ही सम्राट प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने का अधिकार होता है, उसे प्रधानमंत्री पद पर अपॉइंटमेंट करने का काम करता है। इसी प्रकार से अन्य मंत्री सदस्य नियुक्ति भी सम्राट द्वारा की जाती है, उनके बड़े विभाग का विभाजन भी सम्राट द्वारा मिलता है, लेकिन इस प्रकार के कार्य के सम्राट के लिए औपचारिक होते हैं। अर्थात प्रधानमंत्री जिस प्रकार से सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में अपने पसंद का उपयोग कर सकता है, इसी प्रकार से पक्षपात का काम नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से अन्य मंत्री के प्रति जिस प्रकार के अपॉइंटमेंट की बात आती है, नियुक्त करने की बात आती है, मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों की नियुक्ति और उनके पद विभागों के विभाजन का कार्य सम्राट के द्वारा ये कार्य केवल प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार करता होता है। प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही मंत्रिमंडल के सदस्य की नियुक्ति करता है और उनके पद विभाग का विभाजन करता है और उन्हें कार्य पद दिलाता है, उन्हें पद की गोपनीयता संतुलन का काम भी सम्राट द्वारा किया जाता है। देश के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं, उन सब पदाधिकारियों की नियुक्ति भी सम्राट द्वारा की जाती है, लेकिन ये केवल औपचारिकता की नियुक्ति होती है, एक फॉर्मेलिटी नियुक्ति है। अर्थात देश के मंत्रिमंडल के द्वारा जिस व्यक्ति की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के रूप में मुख्य न्यायाधीश को की जाती है, उसको सम्राट के द्वारा मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी सम्राट द्वारा की जाती है, लेकिन सम्राट को ये कार्य मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार करना होता है। अर्थात जिस व्यक्ति की नियुक्ति जिस व्यक्ति को मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मंत्रिमंडल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, उसी को सम्राट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश में नियुक्त किया जाता है, अपने पसंद का उपयोग नहीं कर सकता है। अन्य देशों में जिस काफी जो पॉलिटिकल में व्यस्त होते हैं, जो राजनीतिक दूत होते हैं, उन राजनीतिक की नियुक्ति प्रमाण पत्रों को भी सम्राट के हस्ताक्षर से जारी किया जाता है, लेकिन ये सब प्रकार के कार्य से प्रधानमंत्री सलाह के अनुसार करना होता है। तो देश के जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, उन सब प्रकार के पदाधिकारी नियुक्ति करने का भी काम होता है, जापान के सम्राट पर किया जाता है, लेकिन ये सब जो औपचारिक कार्य होते हैं, ये सब प्रकार के कार्य उसे क्रियान्वयन मंत्री के परामर्श के अनुसार करना होता है, प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार करना होता है, प्रधानमंत्री सलाह के अनुसार करना होता है। तो नियुक्ति का यहाँ पर बात की जाती है, मंत्रिमंडल सदस्य की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है। इसी प्रकार से देश के प्रमुख सेना अधिकारी सेना पर होता है, उस सबकी नियुक्ति भी सम्राट द्वारा की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी सम्राट द्वारा की जाती है। लेकिन ये केवल कार्य औपचारिक होते हैं, ये केवल परंपरा के रूप में इस प्रथा का काम करना होता है। अर्थात सम्राट के द्वारा अपने व्यक्तिगत विवेक के आधार पर न तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जा सकती है, न मंत्रिमंडल सदस्य की नियुक्ति की जाती है, और न मंत्री विभाग का जो विभाजन किया जा सकता है। दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं प्रमाणित करने की। प्रमाणित करने की बात आती है कि दूसरे देशों में जापान का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिन व्यक्ति की नियुक्ति राजनीतिक रूप में की जाती है, पॉलिटिकल रिस्क रूप में की जाती है, इस प्रकार की राजनीतिक नियुक्ति यद्यपि सम्राट द्वारा की जाती है, लेकिन सम्राट को यह सब प्रकार के कार्य प्रधानमंत्री की सलाह के साथ करना होता है। अर्थात प्रधानमंत्री जिन व्यक्ति को व्यापारिक राजनीतिक दूत में राष्ट्र में जापान का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपॉइंटमेंट करना चाहता है, उन सब के लिए प्रमाण पत्र को सम्राट द्वारा सहज स्वीकार किया जाता है। सम्राट की नियुक्ति करने के प्रमाण पत्र को स्वीकार मना नहीं कर सकता है, लेकिन राजदूत में जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, उसके नियुक्ति प्रमाण पत्र तभी प्रभावी होते हैं जब सम्राट के द्वारा अपने हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। सम्राट किसी भी व्यक्ति प्रमाण पत्र को अस्वीकार करने के संबंध में अपने संपत्ति नहीं दे सकता है, उसे विरुद्ध नहीं कर सकता है, उसे मना नहीं कर सकता है, स्वीकार नहीं कर सकता है। तो जितने भी राजदूत हैं, उन सबके नियुक्ति प्रमाण पत्र को भी जापानी सम्राट द्वारा स्वीकार किया जाता है, और अन्य राष्ट्रों से जो राजदूत आए होते हैं, उन राजदूत के नियुक्ति प्रमाण पत्र को भी सम्राट द्वारा स्वीकार किया जाता है, और इसके आधार पर अन्य
कहने का ये था कि जब भी देश के संविधान में किसी प्रकार के अमेंडमेंट किए जाते हैं, किसी प्रकार के संशोधन की जाती है, विभिन्न प्रकार के ऑर्डिनेंस होते हैं, विभिन्न प्रकार के आदेश होते हैं, विभिन्न प्रकार के निर्देश होते हैं, जो कानून होते हैं, इन सब की घोषणा सम्राट द्वारा की जाती है। कहने का ये था कि जब भी जापान में डायरेक्ट के निम्न सदन को यद्यपि उसे डिसमिस करने की पावर होती है, प्रधान उसके पास होती है, सम्राट के पास होती है, लेकिन सबका अपने प्रधान के पास करता है, तो सभी प्रकार के जो अधिवेशन प्रकार की जो डिमांड डिसमिस करने की बात आती है, तो कहने का ये था कि डायरेक्ट से पिछले चुनाव की घोषणा भी सम्राट की करती जाती है, विभिन्न प्रकार के जो ऑर्डिनेंस होते हैं उन सब की घोषणा सम्राट करती जाती है, और जो विभिन्न मंत्रालय से संज्ञा की जाती है, संशोधित की जाती है, अन्य राष्ट्रों के साथ प्रकार के विपक्षीय बहुपक्षीय जो संज्ञा की जाती है, जो संशोधित किए जाते हैं, इन सभी प्रकार के संज्ञा संशोधित सम्राट के द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। बिना सम्राट के हस्ताक्षर से कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौता प्रभावी नहीं हो सकता है, लेकिन सम्राट के संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता है। अगली बात करते हैं विधायी क्षेत्र में ध्यान दें, बात करते हैं तीसरे अधिकार की बात है, विधायी क्षेत्र पावर ऑफ लेजिस्लेशन की बात करते हैं। विधायी क्षेत्र में भी जापान के नए संविधान के दौरान सम्राट को कुछ सारे अधिकार दिए गए हैं, जिन अधिकार का उपयोग वे देश के प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल सभा के अनुसार करना होता है। अर्थात विधायी क्षेत्र में नंबर 1 संसद का अधिवेशन सम्राट के द्वारा ही लागू किया जाता है, सम्राट के द्वारा बुलाया जाता है। यह सरकार के कार्य उसे देश के प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार करना होता है, और संसद का 17 साल का अवसान करना होता है, संसद न्याय को निश्चित करना होता है, सरकार को निर्देशित करना होता है। तो ये सब कार्य कार्रवाई भी जापान के सम्राट से की जाती है, लेकिन इस सब कार्य कार्य उसे प्रधानमंत्री के अनुसार करना होता है। यद्यपि जापान के सम्राट को अधिकार प्राप्त है कि वह डायरेक्ट के निम्न सदन सभा को भंग कर दे, लेकिन इस प्रकार के कार्य उपयोग जब तक सम्राट द्वारा किया जाता है, अर्थात जब तक सम्राट सत्ता प्रयोग नहीं कर सकता है, जब तक देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जापान के निम्न सदन डायरेक्ट के निम्न सदन को डिसमिस करने की अगर उसकी सिफारिश की जाती है, तो यह सब कार्य कार्य से करना होता है। वह डायरेक्ट डिसमिस करता है, उसे स्थिर करता है, जापान की डायरेक्ट के निम्न सदन को भंग करता है, और निगठित की गई प्रतिनिधि सभा के लिए दोबारा चुनाव की घोषणा भी सम्राट द्वारा की जाती है। ये सब कार्य कार्य से न्याय क्षेत्र में कार्य करने की पावर होती है, और सभी इसका जो सामान्य समारोह आते हैं, विभिन्न प्रकार की उपाधियां प्रदान की जाती हैं। यद्यपि समानता के आधार अधिकार को ध्यान रखते हुए अनुच्छेद 14 के अनुसार देश में सभी प्रकार की उपाधि का निषेध कर दिया गया है, लेकिन इस प्रकार की जो विशेष क्षेत्रों में जो उपाधियां प्रदान की जाती हैं, समाज सभा का आयोजन करना होता है, उनका अध्यक्षता करनी होती है, उनके सभापतित्व करना होता है, विभिन्न विशिष्ट जो समाज क्षेत्र के कार्यक्रम में विशिष्ट जो जन होते हैं उनको भी सम्मान देने का अधिकार दिया जाता है, वो भी जापान में सम्राट द्वारा किया जाता है। लेकिन आज अगर एक्चुअल की बात करते हैं तो जापान के सम्राट को सुबह संविधान के माध्यम से बहुत व्यापक अधिकार शक्तियां दी गई है। पहले के मेजी संविधान में जिस प्रकार की अधिकार शक्तियां प्राप्त थी, इस प्रकार की अधिकार शक्ति को समाप्त कर दी गई है। आज के लिए कोशिश करके काम करता है, आज के लिए संविधान बनाने का काम करता है, उसे मंत्री के परामर्श अनुसार मंत्री सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। जैसा देश का प्रधानमंत्री जाता है उसी के अनुसार से निर्णय ले लेते हैं, उसी के अनुसार और ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी कर लेते हैं, उसी के अनुसार कानून लागू करना होता है, लेकिन किसी प्रकार के कानून लागू सरकार नहीं कर सकता। तो वास्तविक शासन के क्षेत्र में ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से ब्रिटेन का सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं करता है, उसी प्रकार से जापान का सम्राट भी केवल राज्य करता है, शासन नहीं करता है। यद्यपि उसके नाम से देश के शासन का संचालन लेता है, लेकिन वास्तविक शासन क्षेत्र में उसे कोई महत्व अधिकार शक्तियां प्राप्त नहीं होती है। अतः वह रबड़ के बोर्ड के रूप में काम करता है, एक नामात्र के प्रधान के रूप में काम करता है। इसलिए सम्राट का जो पद